नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। इसमें क्रिया की परिभाषा और क्रिया के दो आधारों पर भेद किए गए थे। इसमें पहला सकर्मक क्रिया के बारे में उसमें जाना था। दूसरा भेद प्रयोग या रचना के आधार पर किया गया, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद किए जाते हैं, जिसमें से एक है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसको कहते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी कार्य के करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के कार्य के करने या होने का एक ही पद में बोध कराते हैं। अर्थात वाक्य में मुख्य रूप से संपन्न कार्य का बोध कराने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी एक वाक्य में जो कार्य मुख्य रूप से संपन्न हो रहा है उसका बोध कराने वाली जो क्रिया होती है वो क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। अर्थात वाक्य में मुख्य रूप से जो कार्य संपन्न होता है उसका बोध कराने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, माधव स्कूल से चल चुका है। इसमें चल चुका है ये पूरा क्रियापद है, लेकिन स्कूल से उसने क्या काम किया, यानी कि कौन सा काम किया, क्या क्रिया की, चलने का, कि स्कूल से वो चल चुका है। तो चलना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और चुका है ये बाकी क्रियापद है, वो इसका सहायक है। इसी प्रकार दूसरे में गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया, देना, देना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और जा रहा है ये क्रियापद का सहायक पद है। अर्थात मुख्य क्रिया के सहायक क्रियापद हैं। उसी प्रकार अगला है वह आ चुका होगा। आ चुका होगा ये पूरा का पूरा क्रियापद है, लेकिन इसमें से एक मुख्य क्रिया बाकी सहायक क्रिया है। तो आना मुख्य क्रिया है, यहाँ पर आ यानी आना मुख्य क्रिया है, बाकी ये जो शब्द हैं चुका होगा ये क्रियापद सहायक क्रिया है के रूप में है। अगला वाक्य, श्रुति ने पत्र पढ़ा। पढ़ा, पढ़ना, पढ़ना अपने आप में यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया और ये क्रिया यहाँ पर मुख्य क्रिया की भूमिका निभा रही है। अगला है विवेक हंसने लगा। हंसने लगा ये पूरा क्रियापद है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है हंसना। विवेक क्या करने लगा, हंसने लगा, तो हंसना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और लगना इसकी सहायक क्रिया के रूप में है, यानी कि बाकी अन्य क्रियापद है। तो ये तो था मुख्य क्रिया के बारे में। अर्थात मुख्य क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो सामान्य रूप से किसी एक कार्य में, एक वाक्य में मुख्य काम के संपन्न होने का बोध करवाती है, वो क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया के अलावा अन्य जो क्रियाएं हैं उनमें दूसरी है सहायक क्रिया। सहायक जैसा कि नाम से ही साबित होता, सहायक सहायता करने वाली, यानी कि जो मुख्य क्रिया तो नहीं होती है लेकिन उसके सहायक के रूप में जो प्रयुक्त होती है वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। परिभाषा, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त अन्य क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वाक्य में जो क्रियापद प्रयुक्त होता है उसमें एक मुख्य क्रिया, इसके अलावा उनके सहायता के स्वरूप अन्य जो क्रियाएं वाक्य में आती हैं वो सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अक्सर ये सहायक क्रियाएं ही वाक्य में काल आदि का बोध करवाती हैं। जैसे उदाहरण, वर्षा ने चित्र बनाया था। बनाया था ये पूरा का पूरा क्रियापद है। बनाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, जबकि था ये यहाँ पर बनाना क्रिया की सहायक के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो था यहाँ पर सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य, सुबह मैं पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था ये पूरा का पूरा क्रियापद है। इसमें से पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहा था ये इसका सहायक पद है, यानी कि सहायक क्रिया है। पढ़ना मुख्य क्रिया और रहा था यहाँ पर सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त हुई है। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में आती है, अकेले सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अगला वाक्य है, माँ खाना बना रही थी। बना रही थी ये पूरा का पूरा क्रियापद है, तो इसमें बना रही थी, बनाना, बनाना अपने आप में मुख्य क्रिया है
और रहित ही ये इसकी सहायक के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो रहित ही यहाँ पर सहायक क्रिया है। अगला वाक्य वह गा रही है, गा रही है, ये पूरा का पूरा क्रियापद, इसमें से गाना मुख्य क्रिया है और रही है इसकी सहायक क्रिया है। अगला वाक्य उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना अपने आप में एक क्रिया है और मुख्य क्रिया है। पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया और इसकी सहायक के रूप में चाहिए जो क्रिया है, चाहना, ये क्रिया यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया वो क्रिया कहलाती है जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त होती है, ये सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया अकेले नहीं आती है, ये मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया के बाद में अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त अर्थात जुड़ी हुई, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें दो अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं शामिल रहती हैं, वो क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जिस क्रियापद में दो से अधिक क्रियाएं मौजूद होती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे परिभाषा, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें भिन्नार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक और अलग अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से उसका निर्माण होता है, उसको भिन्नार्थक क्रिया कहते हैं। और भिन्नार्थक क्रिया ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी कि संयुक्त क्रिया को भिन्नार्थक क्रिया भी कह सकते हैं या फिर भिन्नार्थक क्रिया को संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया शामिल रहती है। जो संयुक्त क्रिया होती है उसमें एक मुख्य क्रिया तो होती है, मुख्य क्रिया के साथ साथ उसकी सहायक क्रिया भी शामिल होती है। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिलकर के जिस क्रिया का निर्माण करते हैं वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। उस पूरे पद को संयुक्त क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे उदाहरण, मनीषा ने मिठाई खा ली थी। मनीषा ने मिठाई खा ली, खा ली ये पूरा क्रियापद है और इसमें खाना और लेना दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है। तो खाना और लेना दोनों भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं मौजूद होने के कारण से ये क्रिया यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। अगला वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना, रहना और होना, तीन क्रियाएं संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रयुक्त हुई हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं संयुक्त रूप से कहीं पर आती है तो वहाँ पर जो क्रिया होगी वो संयुक्त क्रिया या जिसका दूसरा नाम भिन्नार्थक क्रिया है उसका प्रयोग होगा। तो बच्चे खेल रहे हैं इस क्रियापद में यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। इसके बाद में आगे और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है वर्षा हो रही है, हो रही है, ये यहाँ पर पूरा क्रियापद है। इसमें होना, रहना और होना, ये तीन क्रियाओं से यहाँ पर इस संयुक्त क्रिया का निर्माण हुआ। इसके कारण से ये क्रिया भी अपने आप में संयुक्त है। अगला वाक्य, बाहर आंधी चल रही है, चल रही है, ये क्रियापद यहाँ पर है जिसमें चलना, रहना और होना तीन क्रियाएं संयुक्त रूप से शामिल हुई हैं। अर्थात तीन क्रियाएं एक साथ में आई हैं, इसके कारण से ये पूरा का पूरा क्रियापद संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ी थी, ये क्रियापद है जिसमें पढ़ी यानी पढ़ना और थी ये दो क्रियाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इसके कारण से इसमें भी संयुक्त क्रिया यानी कि एक मुख्य क्रिया और साथ में सहायक क्रिया दोनों क्रियाओं का प्रयोग होने की वजह से ये संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया के बाद में अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर अगला क्रिया का भेद है नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया जैसे कि इस नाम से साबित होता है, जब कोई नाम धातु के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अर्थात कोई नाम क्रिया की धातु के रूप में प्रयुक्त हो रहा हो तो वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द से निर्मित होती हैं उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। परिभाषा, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द से बनने वाली क्रियाएं हैं वो क्रियाएं ही नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं।
तो नाम धातु क्रियाएं किनको कहा जाता है? जो क्रियाएं किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या फिर विशेषण शब्द से निर्मित होती हैं, वो क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण, बच्चे आपस में बतियाने लगे। बतियाने लगे ये पूरा क्रियापद है। इसमें बतियाना शब्द है वो बात से बना है। बात अपने आप में एक संज्ञा है जिससे कि इस क्रिया का निर्माण हुआ है बतियाना, और यहाँ पर संज्ञा शब्द से क्रिया बनने की वजह से यहाँ पर इस वाक्य में जो क्रिया बतियाना जो क्रिया है वह क्रिया कौन सी है? नाम धातु क्रिया। अगला पद है, दुकानदार ने कपड़े रंगवाए। रंगवाए यहाँ पर क्रिया है वो रंग से बनी है। रंग संज्ञा है, उससे इस क्रिया का निर्माण हुआ, इसके कारण से रंगवाए क्रिया है वो नाम धातु क्रिया है। लोहा गरमाने लगा। गरमाना और लगना, गरमाना जो क्रिया है वो गर्म से बना है और गर्म अपने आप में संज्ञा है, तो गरमाना शब्द है गर्म से बनने की वजह से यहाँ पर ये गरमाना जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया है। अगला उदाहरण है, ठग ने दुकानदार को ठगा। ठगा जो क्रिया है इसका निर्माण ठग से हुआ है। ठगा क्रिया का निर्माण ठग से हुआ है और इस नाते ठग अपने आप में एक संज्ञा है, शब्द है, तो संज्ञा शब्द से क्रिया का निर्माण होने से यहाँ पर भी जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया है। अगला उदाहरण है, अनाथ बच्चों को निसंतान दंपति ने अपनाया। अपनाया यहाँ पर क्रिया है वो अपना सर्वनाम से निर्मित है, अर्थात अपना सर्वनाम शब्द से अपनाया क्रिया का निर्माण हुआ है, और जब किसी सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द से क्रिया का निर्माण होता है तो वो क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। तो इसमें अपनाया क्रिया है वो भी नाम धातु क्रिया ही है। नाम धातु क्रिया के बाद में अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक क्रिया अर्थात पूर्व काल में संपन्न होने वाली क्रिया, यानी कि मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया संपन्न होती है तो वह संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। या फिर कहें कि मुख्य क्रिया से पहले कोई एक कार्य संपन्न होता है और उसके बाद में मुख्य क्रिया या मुख्य काम संपन्न होता है तो वहाँ पर पहले की संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखते हैं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद में दूसरी क्रिया संपन्न है तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक वाक्य में दो क्रियाएं हैं और पहले एक क्रिया पूरी होती है और उसके बाद में दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं, या फिर पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के रूप को देखें तो अक्सर से इसमें धातु के अंत में कर प्रत्यय लगा रहता है, यानी कि सामान्य रूप से देखें तो पूर्वकालिक क्रिया में धातु शब्द के अंत में कर प्रत्यय लगा दिया जाता है और कर प्रत्यय लगी हुई वह धातु रूप है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, लड़का पुस्तक पढ़कर सो गया। यहाँ पर सोना मुख्य काम है, लेकिन सोने से पहले उसने एक काम किया है, क्या? पढ़ने का। तो पढ़ने का जो काम किया है पहले, वो पढ़ना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और इसमें कर प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। तो इस नाते इस वाक्य में पढ़कर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया और उसके बाद में जो मुख्य काम संपन्न हुआ है कौन सा? सोने का। अगला वाक्य, बच्चे खेलकर घर गए। जाने का काम मुख्य रूप से, लेकिन उससे जाने से पहले उन्होंने काम किया, क्या? खेलने का। तो खेलकर जो क्रिया यहाँ पर आई है वो खेलकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण है, चोर बहाना बनाकर भाग गया। भागना अपने आप में क्रिया है, लेकिन उससे भागने से पहले उसने एक और काम किया, बनाने का। क्या बनाया? बहाना बनाया, पहले बहाना बनाया और उसके बाद में वो भागा। तो भागने से पहले उसने एक काम किया बनाने का, बहाना बनाने का। इस
नाते बनाकर जो क्रियापद है या कहें बनाकर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। चला जाने से पहले उसने एक काम किया। क्या किया? स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। उसने देखकर मुंह मोड़ लिया। मोड़ना क्रिया है, लेकिन मुंह मोड़ने से पहले उसने एक और काम किया। क्या किया? देखने का। तो देखकर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस प्रकार से मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती है और अक्सर जिसके अंत में कर प्रत्यय लगा रहता है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये पूर्वकालिक क्रिया संपन्न होने के बाद में मुख्य क्रिया संपन्न होती है। अगला क्रिया का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा का अर्थ देने वाली क्रिया, अर्थात प्रेरित करने वाली जो क्रियापद हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे क्रियापद जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से कार्य संपन्न करवाता है वो क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। परिभाषा, जब किसी से पता चले कि कर्ता, यानी कि जब क्रिया से इस बात का पता चलता है कि कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी से काम करवा रहा है, कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से उस कार्य को कराने की प्रेरणा देता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे को या अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम संपन्न करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे उदाहरण, अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। यहाँ पर क्रिया है। अध्यापक ने खुद ने पत्र नहीं लिखा बल्कि अध्यापक ने प्रेरित किया किसको पत्र लिखने के लिए? छात्र को पत्र लिखने के लिए। तो पत्र किसके द्वारा? छात्र के द्वारा लिखा गया। इसके कारण से यहाँ पर लिखवाया यानी कि अध्यापक ने छात्र को प्रेरित किया और छात्र ने पत्र लिखा। तो अध्यापक स्वयं यानी कि कर्ता काम नहीं कर रहा बल्कि वो किसी अन्य से काम संपन्न करवा रहा है। तो यहाँ पर लिखवाया क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है, माली ने मजदूर से फूल तुड़वाए। स्वयं ने नहीं तोड़े। माली ने स्वयं ने फूल नहीं तोड़े बल्कि मजदूर से तुड़वाए यानी कि मजदूर से काम करवाया। ऐसी स्थिति में तुड़वाए यहाँ पर क्रिया है वो भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अगली क्रिया, सेठ ने सेठानी से सामान तुलवाया। सामान को तोलने का काम किसने किया? सेठानी ने। सेठ स्वयं ने नहीं। सेठ जी स्वयं सामान तोलने का काम नहीं करते बल्कि उस सेठानी को प्रेरित करते हैं सामान तोलने के लिए और सेठानी के द्वारा सामान तोला जाता है। तो तुलवाया क्रिया है वो भी यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला जो वाक्य है वो है, पुलिस ने चोर को दौड़ाया। पुलिस स्वयं नहीं दौड़ी बल्कि चोर को उसने दौड़ाया यानी कि चोर से दौड़ लगवाई। तो ऐसी स्थिति में दौड़ाया यहाँ पर क्रिया है वो क्रिया भी प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण है। अगला उदाहरण है, रमा ने भाई को भोजन करवाया। रमा ने स्वयं ने भोजन नहीं किया बल्कि किसको करवाया? भाई को। तो यहाँ पर करवाया जो क्रिया है वो क्रिया भी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से कार्य संपन्न करवाता है या किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ पर जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भेद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर निश्चित रूप से आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में ही अगर किसी प्रकार के आपको दिक्कत आती है या फिर आप कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।